नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप लोगों का आज के इस लाइव क्लास में। आज के इस क्लास में हम लोग अपने संस्कृत बुक का 8वां चैप्टर कर्मवीर कथा पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 7 चैप्टर यानी कि मंगलम, पाटलिपुत्र वैभवम, अलस कथा, संस्कृत साहित्य लेखिका, भारत महिमा, भारतीय संस्कारा, नीति श्लोका पढ़ चुके हैं। आप लोग को उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 8वां चैप्टर जो है कर्मवीर कथा, जो एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल कहानी है। यानी एक तरह से कहे तो हम लोगों का जो बुक है संस्कृत का, इसमें सबसे जो बेस्ट कहानी है, बेस्ट चैप्टर है, वो है कर्मवीर कथा। इससे हम लोगों को बहुत सारा सीख मिलता है। और इस अभी आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, और कहानी सुन के आपको लगेगा कि परिस्थितियाँ कोई भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन उस परिस्थिति में जो डटा रहता है वही होता है कर्मवीर। तो आज का जो हम लोग का लेसन है, इस लेसन का नाम है कर्मवीर कथा। तो चलिए आप लोग स्क्रीन पर देखिए या फिर अपने सामने बुक लेकर के बैठिए। तो मैं आप लोगों को आज इस कथा को पूरे अच्छा से एक एक पॉइंट को समझाकर, एक एक क्या क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, उसको समझा करके पढ़ाने जा रहा हूं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, बेल आइकन का भी दबा दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए मेरे हाथ में है बुक, पेज नंबर 58। तो आप लोग सुनिए ध्यान से। 8वां पाठ यानी कि 8वां पाठ नाम है कर्मवीर कथा। यानी कि कर्मवीर कथा यानी कि वैसे व्यक्ति का कथा है जो कर्म में वीर था, जो काम को करने में वीर था। ठीक है, तो चलिए इस कथा को पढ़ेंगे तो हम लोगों को पूरा बात समझ में आ जाएगा, पूरा थीम समझ में आ जाएगा कि इस कथा में क्या बताया गया है। तो शुरू करते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से। देखिए पाठ का परिचय है। लिखा कि पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। इस पाठ में समाज के दलित ग्रामवासी का कथा दिया गया है। कर्मवीरः अशो निज उत्साहेन विद्या प्राप्य महत पदम लभते। जो कर्मवीर था खुद के उत्साह से, निज यानी कि खुद के उत्साह से विद्या को प्राप्त करके महत पद को प्राप्त किया, यानी बहुत बड़े पद को प्राप्त किया। लिखा है समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति। समाज में सभी जगह उनका सत्कार होने लगा, आदर होने लगा। कथाया मूल्यम वर्तते। कथा का मूल्य है, कथा का मुख्य भाव है यत निराशो न सयात। कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। उत्साहेन सर्वम कर्तु प्रभवेत। उत्साह पूर्वक, उत्साह से ही सभी कार्यों को करना चाहिए। चलिए आगे अब पढ़ते हैं। देखिए यहाँ तक हम लोग को बताया गया, इस पाठ का परिचय दिया गया है। इसमें बताया गया कि इस पाठ में गांव के एक कोई गांव है जिसमें समाज के जो दलित लोग हैं, समाज में जो वैसे लोग हैं जो पूर्ण रूप से अविकसित है, जिनमें कोई विकास नहीं है, उन्हीं का कथा यानी कि दलित समाज के दलित पुरुष का कथा इस चैप्टर में दिया गया है। और लिखा गया है कि जो दलित पुरुष था वह कर्मवीर था और वह खुद के उत्साह से शिक्षा को प्राप्त करके, अध्ययन करके महत पद को प्राप्त किया। और तब जा करके पूरे समाज में, पूरे उस क्षेत्र में उनका क्या होने लगा, आदर सत्कार होने लगा। और कहा गया है कि इस पाठ का मुख्य भाव है, इस पाठ का थीम है, मूल भाव है कि व्यक्ति को जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति को जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। उत्साहपूर्वक, उत्साह से सभी कार्यों को करना चाहिए। देखिए कहा जाता है ना कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। यानी कि कर्मवीर वैसे पुरुष होते हैं जिनके सीने में आग लगी होती है, कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की, कुछ कर दिखाने की। तो ये था पाठ का परिचय। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से।
लिखा है कि अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भिखन टोला नाम ग्राम, कि बिहार राज्य के दुर्गम प्राय प्रांत में भिखन टोला नाम का एक गांव है। ठीक है, कहा गया है कि अस्ति बिहार राज्यस्य, बिहार राज्य के दुर्गम प्राय प्रांत, यानी कि वैसा प्रांत, वैसा क्षेत्र जहां पर कोई प्रायः यानी कि किसी तरह चला जाए, यानी वहां पर जाने का रास्ता नहीं था, वैसा क्षेत्र दुर्गम प्राय कहने का मतलब है जहां पर कोई नहीं जाता हो, यानी कि वहां पर जाने का सही से रास्ता भी नहीं था और बहुत ही मतलब समझिए एक तरह से कि ऐसा इलाका में वह क्षेत्र था जहां पर कोई आसानी से, दुर्गम मतलब क्या होता है, दूर यानी कि नहीं के सेंस में, और गम मतलब जाना, यानी जहां पर कोई जाता नहीं हो। ठीक है, तो दुर्गम प्राय प्रांत में गांव था, इसका नाम था भिखन टोला। तो आपको नाम याद रखना है कि बिहार राज्य के दुर्गम प्राय प्रांत में कौन सा गांव था, तो भिखन टोला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि निवसंतिष्म तत्र निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जना। लिखा है कि उस गांव में तत्र यानी कि वहां पर अति निर्धना यानी कि बहुत ज़्यादा गरीब, अति निर्धन, शिक्षा विहीना शिक्षा विहीन यानी कि शिक्षित बिल्कुल नहीं थे, और क्लिष्ट जीवना यानी कि कठिन जीवन यापन करने वाले लोग रहते थे। तो बताया गया है कि बिहार राज्य के दुर्गम प्राय प्रांत में एक गांव था जिसका नाम था भिखन टोला। वहाँ के लोग अति निर्धन, बहुत ज़्यादा गरीब और शिक्षा विहीना यानी शिक्षा एक तरह से उनमें कोई शिक्षित नहीं था, पूरे शिक्षा विहीन थे, और क्लिष्ट जीवन यानी कि कठिन जीवन यापन करने वाले लोग थे। आगे एक तेषु अन्यतमस्य जनस्य परिवारो ग्रामाद बहे स्थितायाम कुटया नैवसत। लिखा गया कि उनमें से ही एक परिवार था, उसी दलित समाज में से एक परिवार था जो गांव के बाहर एक कुटिया लगा करके रहता था। ठीक है, लिखा है कि तेसु यानी कि उनमें से ही एक ऐसा परिवार था जो गांव के बाहर एक कुटिया में निवास करता था। लिखा है कुटी तु जीर्ण प्रायत्वात परिवार जनाना आत्म मात्राद रक्षति न वृष्टे। लिखा गया है कि कुटी टू जीर्ण प्रायत्वात यानी कि जो कुटी था वह जर्जर स्थिति में था, यानी कि कुटिया की जो हालत था बिल्कुल खराब था, बहुत पुरानी कुटिया थी, बहुत बेकार कुटिया थी। ठीक है, और ऐसा कुटिया थी जो परिवार के लोगों का रक्षा केवल धूप से करती थी, न कि बारिश से। ठीक है, यानी कहा जा रहा है कि कुटी इतनी खराब थी, इतनी कुटिया का दशा बिगड़ा हुआ था कि कुटिया केवल धूप से रक्षा करती थी, वृष्टि यानी कि बारिश से नहीं। आगे परिवारे स्वयं गृह स्वामी तस्य भार्या तयोरकः पुत्र कन्यसी दुहिता च इति आसन। लिखा गया है कि परिवार में गृह स्वामी थे जो घर को चलाते थे, घर का मालिक, और उनकी एक भार्या यानी कि उनकी एक पत्नी थी, और लिखा है तयोरका पुत्र, और उनका एक पुत्र था, और कन्यसी दुहिता च अस्ति, और एक छोटी सी कन्या थी, छोटी सी बालिका थी। अर्थात परिवार में कुल 4 आदमी थे। ठीक है, एक गृह स्वामी थे, और एक उनकी पत्नी थी, और एक पुत्र था, और एक छोटी सी कन्यसी दुहिता यानी कि छोटी सी बच्ची थी। आगे देखिए, अब आगे पढ़ने जा रहे हैं। एक पैराग्राफ पूरा हुआ, दूसरा पैराग्राफ देखिए। लिखा है कि तस्मात् ग्रामात् कोश मात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन संस्थापिता। यानी कहा जा रहा है कि उस गांव से कोश मात्र दूर पर, 1 कोस दूर पर प्रशासन के द्वारा एक प्राथमिक विद्यालय का स्थापना हुआ। यानी कि भिखन टोला गांव से कुछ कोस मात्र दूर पर एक प्राथमिक विद्यालय का स्थापना हुआ। तत्र नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरसी रसिक शिक्षक समागत। यानी कि वहाँ पर, कहाँ पर, उस विद्यालय में एक नवीन दृष्टि संपन्न और समाज में रुचि रखने वाले, समाज में समरसता रखने वाले शिक्षक आए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्यालय में कैसे शिक्षक आए, तो विद्यालय में एक नवीन दृष्टि संपन्न और समाज में समरसता, समाज में रुचि, समाज में इंटरेस्ट रखने वाले शिक्षक आए। और नवीन दृष्टि संपन्न कहने का मतलब है कि उनका जो दृष्टि था यानी कि उनका नज़रिया पूरा अलग था,
वह शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाना चाहते थे, उस क्षेत्र में शिक्षा में बदलाव लाना चाहते थे। कहने का मतलब है कि वह उनका नज़रिया कुछ ऐसा था कि वह विकास करे। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि भिखंटोलाम द्रष्टुम आगतः स कदाचित खेल रत्नम दलित बालके विलोक्य तस्या पात्र रमणीयेन स्वभावेन विभूत। लिखा है कि एक दिन वह भिखंटोला गए। लिखा है, क्या लिखा है कि भिखंटोला द्रष्टुम आगतः स कदाचित, यानी कि किसी दिन वह भिखंटोला को देखने के लिए आए और वहाँ पर देखे कि खेलन रतम, यानी कि वहाँ पर एक बालक दिखे जो खेलने में पूर्ण रूप से मग्न था। यानी कि वो खेलने में इस प्रकार से मग्न था, यानी कि पूरा समर्पण के साथ, पूरी इच्छा के साथ, पूरे शक्ति के साथ वह खेल रहा था। शिक्षक देखे एक बालक है जो खेलने में इतना मस्त है, बहुत ज़्यादा मस्त है, बहुत ज़्यादा बढ़िया खेल रहा है। उसको देख करके शिक्षक उस बच्चे से आकृष्ट हो गए, यानी कि आकर्षित हो गए। कहने का मतलब है कि वह जो बालक था वह शिक्षक को पसंद आ गया। आगे शिक्षकम बालकमेव एवं स्वविद्यालय मान्य स्वयं शिक्षितुम आरभत। लिखा है कि शिक्षक उसको क्या किए, उसको शिक्षक विद्यालय ले गए और स्वयं से उसको शिक्षा देना प्रारंभ कर दिए। यानी कि खुद से ही जो शिक्षक आए थे भिखंटोला को देखने, वे उस बालक को शिक्षा देना शुरू कर दिए। आगे है कि बालको अपि तस्य शिक्षण शैल्याकृष्ट शिक्षा कर्म जीवनस्य परमा गति रीति मन्यमानो निरंतर मध्यवसायन विद्या अधिगमाय निरतो अभवत। लिखा है कि जो बालक था, ठीक है, बालक भी शिक्षण शैली से आकृष्ट हो गया, यानी कि उसको भी शिक्षा से, पढ़ाई करने से प्रेम हो गया। और गुरुजी हमेशा बताते थे कि जीवन का परम गति क्या है, शिक्षा है। जैसे आप लोगों को अलस कथा पाठ में बताए थे कि बालकों की गति माँ होती है, स्त्रियों की गति उनके पति होते हैं और आलसियों की गति दयालु पुरुष होते हैं। लेकिन इस संसार में आलसियों व्यक्ति का जो गति होते हैं केवल दयालु पुरुष होते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि कर्मवीर, यानी कि उस बालक के गुरुजी हमेशा कहते थे कि क्या कहते थे कि जीवन का सबसे बेस्ट, यानी सबसे अच्छा गति शिक्षा ही होती है। और इसी को जो कर्मवीर था वह मानते हुए निरंतर अध्ययन करना शुरू कर दिया। उसके बाद लिखा है कि क्रमशः उच्च विद्यालयम गतस्तेव शिक्षकस्य अध्यापनेन स्व अध्यवसायेन च प्राथमयम प्राप। यानी कि शिक्षक जो है, लिखा गया कि क्रमशः, यानी कि समय गुजरता गया, बालक जो है प्राथमिक विद्यालय से निकल करके उच्च विद्यालय में गया और वह लिखा कि वह खुद के अध्ययन से, यानी कि स्वयं के अध्ययन से और शिक्षक जो पढ़ाए उसका जो अध्ययन हुआ उससे जो बालक था वह अपने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। किस विद्यालय में? तो उच्च विद्यालय में। तो आपको याद रखना है, बालक प्राथमिक विद्यालय से निकलता है, उच्च विद्यालय में आता है और शिक्षक जो पढ़ाए और जो खुद से जो पढ़ा उस सब को मिला करके, सबको अच्छे से अध्ययन करके वह उच्च विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आगे देखिए, आगे है कि छात्राणाम अध्ययनम तप इति भूयो भूय स्व विद्या गुरुनो उपदिष्टो स बालक पितरो अर्थभावे अपि छात्रवृत्त्या कन्या छात्राणाम शिक्षण लब्धेन धनेन च नगर गते महाविद्यालय प्रवेशम अलभत। लिखा गया है कि छात्राणाम अध्ययनम तप, यानी कि छात्रों का अध्ययन तप होता है। ये छात्रों के लिए जो तपस्या होता है वो अध्ययन ही होता है। ऐसा कौन बोलता था? ऐसा उस कर्मवीर के गुरुजी बोलते थे। यानी कि जो कर्मवीर के जो शिक्षक थे वे हमेशा कहते थे कि छात्रों का तपस्या अध्ययन ही होता है। क्यों कहा जाता है कि इति भूयो भूयो, यानी कि ऐसा बार बार कर्मवीर के गुरुजी कर्मवीर को कहते थे। ठीक है और देखिए सही बात है कि छात्रों का अध्ययन ही क्या होता है? तपस्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि पिता के अर्थभाव में भी, पिता के पास धन नहीं था, पिता के पास पैसा नहीं था, क्योंकि पिता क्या थे? अति निर्धन थे।
तो पिता के धन नहीं होने पर भी जो बालक था वह बालक मेहनत करके छात्रवृत्ति लेकर के विद्यालय से पढ़ा और इस प्रकार वह क्या हुआ, अपने उच्च विद्यालय से पास करके नगर के महाविद्यालय में अपना नामांकन करवा लिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि तत्रापि गुरुनाम प्रिय शना सततम पुस्तकालय स्ववर्गे च सदा वही चेतसा अकृत कालक्षेप स्व अध्ययनाय निरतु अभूत। लिखा गया है कि जब कर्मवीर का उस दलित बालक का नामांकन महाविद्यालय में हुआ तो वहाँ भी वह अपने सारे गुरुओं का प्रिय हो गया और हमेशा अपने पुस्तकालय से पुस्तक लेकर के और खुद के वर्ग में सचेत होकर के यानी कि पूरा ध्यान से पढ़ाई करके अकृत कालक्षेप यानी कि बहुत कम समय में समय बर्बाद नहीं करते हुए अपना अध्ययन जारी रखा, यानी कि अपना पढ़ाई को बरकरार रखा। महाविद्यालयस्य पुस्तकागारे बहुना विषयानां पुस्तकानि आत्मसादो कृतवान। और महाविद्यालय के पुस्तकालय में से कर्मवीर ने, उस बालक ने बहुत सारे पुस्तकों को लेकर के अध्ययन किया और उसको आत्मसात किया, यानी कि जो पढ़ा उसको याद रखा। चलिए आगे कहाँ थे, आगे है कि तथा स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालये प्रथम स्थानम वाप्य स्वमहाविद्यालयस्य ख्यातिम वर्धयत। यानी कहा गया है कि देखिए बालक का विद्यालय का यानी दलित बालक का नामांकन हुआ था महाविद्यालय में, और जब महाविद्यालय पास कर गया, जब उसका विश्वविद्यालय में नामांकन हुआ, तब वह जो बालक था वह पूरे अपने यूनिवर्सिटी में टॉप हुआ, यानी कि प्रथम स्थान प्राप्त किया। और जब प्रथम स्थान प्राप्त किया तो उसका विद्यालय का भी नाम हुआ और उस बालक का भी नाम हुआ और उस बालक के माता पिता का भी नाम हुआ। तो देखिए आगे है कि लिखा है कि तत्र यानी कि जो बालक थे, जो कर्मवीर थे, वह स्नातक परीक्षा में भी विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए और अपने महाविद्यालय का नाम ख्याति को बहुत ज़्यादा ऊपर कर दिए, बढ़ा दिए। सर्वत्र राम परवेश रामः इति शब्दम श्रूयते, यानी कि सभी जगह एक ही शब्द सुना जा रहा था, क्या था, राम परवेश राम। यानी कि वह बालक टॉपर हो चुका था और सभी जगह उसी का नाम गूंज रहा था, राम परवेश राम। आगे देखिए, आगे है कि नगरे विश्वविद्यालय परिसरे छ, यानी कि सभी जगह केवल राम परवेश राम नामक शब्द गूंज रहा था, चाहे वो नगर हो यानी कि पूरे शहर हो या फिर विद्यालय का परिसर हो। चलिए आगे लिखा है कि न जानताम पिता रावश्य विद्या धन्याम प्रतिष्ठाम, यानी कि न जानते हुए पिता को, यानी जिस पिता को कोई नहीं जानता था, उस पिता को उसके पुत्र ने विद्या धन के बल पे, यानी कि शिक्षा के अध्ययन के बल पे उस पिता का नाम सभी जगह प्रसिद्ध कर दिए। यानी कि जिस पिता को कोई वैल्यू नहीं देता था, कोई जानता तक नहीं था, उस पिता को कर्मवीर क्या किए, उनका बालक उनको भी शिक्षा के बल पे, अध्ययन के बल पे उनको फेमस कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि वर्ष अंतरेशो केंद्र लोक सेवा परीक्षायाम अपि स्व अध्ययवासेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानम वाप। लिखा है कि वर्ष के अंत में, उसी वर्ष के अंत में जो कर्मवीर थे उन्होंने केंद्रीय लोक सेवा आयोग, यानी कि आज जो है यूपीएससी उसको कहते हैं, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा, तो उसमें उस बालक ने, कर्मवीर ने एक उन्नत स्थान प्राप्त किया, यानी उस परीक्षा में सर्व यानी कि अच्छा से भी अच्छा उन्होंने मार्क्स प्राप्त किया, स्थान प्राप्त किया। और जब साक्षात्कार देने गए, लिखा है कि साक्षात्कारी च समिति सदस्य शत व्यापकेन ज्ञानेन। लिखा गया है कि जब उनका इंटरव्यू हुआ, जब वे अपना साक्षात्कार देने गए, तो वहाँ पर समिति में जितने भी सदस्य थे उनका व्यापक ज्ञान को देख करके आकृष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए। तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे कृतेन श्रमणेभ्यासेन परम च प्रीता अभुवन। और उनको अपने परिवार में, यानी कि अपने एक तरह से ग्रुप में शामिल करने के लिए वे लोग अति प्रसन्न हुए। और एक तरह से कहा जा रहा है कि कुछ वर्ष के बाद जो कर्मवीर थे उन्होंने लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की परीक्षा दी और उसमें अच्छा स्थान प्राप्त किए।
और साक्षात्कार जब होने गया तो इनका व्यापक विषय ज्ञान को देख करके वहाँ के जो लोग थे वे लोग प्रसन्न हो गए और उनको नौकरी यानी कि यूपीएससी में शामिल कर लिया गया। देखिए आगे है कि अद्य राम परवेशरामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। आज राम परवेशराम की प्रतिष्ठा, उनकी चर्चा, उनकी गरिमा, ठीक है, उनके क्षेत्र में यानी कि उनके प्रांत में, जहाँ रहते हैं उसके एरिया में सब जगह है और केंद्र में भी है यानी कि दिल्ली तक उनका प्रतिष्ठा है। तस्य प्रशासन क्षमता संकट काले च निर्णयस्य सामर्थ्य सर्वेषाम अवर्जके वर्तते। उनका जो प्रशासन क्षमता है, संकट काल में जो डिसीजन लेने का उनमें क्षमता है, वहाँ क्या है, सभी के लिए एक तरह से सुयोग्य है और बहुत अच्छा है। यानी कि वे जो कहते थे, वे जो संकट के समय में जो डिसाइड करते थे, उस सबको पसंद आता था। न्यून मशहूर कर्मवीरों व्यतीत बाधा प्रशासन केंद्र लोकप्रिय संजाता। जो छोटा सा कर्मवीर था, जो बहुत दलित बालक था, वह सभी बाधाओं को पार करते हुए, चिढ़ते हुए प्रशासन तक अपना पहचान बनाया, लोकप्रिय हुआ। और कहा जाता है कि सत्य उत्तम सत्य ही कहा जाता है कि उद्योगिनम पुरुषम सिंहम उपैति लक्ष्मी, यानी कि उद्योगी पुरुष के पास लक्ष्मी आती है, अर्थात जो परिश्रमी होते हैं, जो मेहनती होते हैं, उन्हीं के पास लक्ष्मी आती है। देखिए इस प्रकार चैप्टर समाप्त हुआ। इससे पहले हम 7 वीडियो बना चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। और इस वीडियो का जो क्वेश्चन आंसर है, हम क्वेश्चन आंसर के लिए इस वीडियो का एक तो अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है, इसमें सारा क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव जो भी होगा सब क्लियर करवा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है जिसमें सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव बताएंगे, उसको जरूर देखिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।